नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कल जो हमारी क्लास थी मौर्य काल की वो ख़त्म हो गई है और आज जो है हम लोग मौर्योत्तर काल शुरू करेंगे। तो देखिए, मौर्योत्तर काल को बेसिकली मैंने दो भागों में बांटा और इस पर दो वीडियो बनेगा। पहला जो इनका भाग है वो है राजनीतिक इतिहास का, कि कौन कौन से वंश थे और कौन कौन से प्रमुख शासक हैं और उनसे संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं। और एक वीडियो जो है इसमें मैं आपको बना के दूंगा कल, वो होगा इनका सांस्कृतिक इतिहास। तो आज जो है हम इनके केवल राजनीतिक इतिहास को समझेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो आइए हम जो है क्रम से इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मौर्य काल है, मैंने आपको बताया था कि जो उसका अंतिम शासक रहता है बृहदत्त, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि यह जो काल है वो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का है, यानी कुल 500 वर्षों का इतिहास है। और इसमें जो है इसी समय हम देखते हैं कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो उसके बाद भारत के पश्चिमोत्तर भाग से विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण भी होता है भारत के ऊपर। तो भारत में इस समय कौन से स्थानीय राजवंश रहते हैं और विदेशी आक्रमण के बाद कौन कौन से आक्रमणकारी वंश यहाँ स्थापित होते हैं, उनका विवरण हम जानेंगे। तो देखिए, मैंने इसको दो भागों में बांटा है। पहला जो है स्थानीय वंश के बारे में और दूसरा जो है विदेशीय वंश के बारे में। तो अब आइए सबसे पहले हम स्थानीय वंश को समझ लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, यहाँ बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत लिमिटेड चीज़ें मैंने लिखी और आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन न होना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत सामान्य ढंग से चीज़ों को लिखा और बहुत सामान्य ढंग से बस मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा और आप उसको ध्यान से देखते जाइए। तो देखिए, जो सबसे पहला वंश है वो है शुंग वंश। हम जानते हैं कि मौर्यों के बाद जो है अंतिम जो सम्राट रहता है मौर्य का, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। और ये ब्राह्मण रहता है, मौर्यों का ब्राह्मण मंत्री रहता है। और ये ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान भी इसके साथ शुरू होता है। हम जानते हैं कि अशोक जो रहता है वो बौद्ध धर्म को प्रश्रय देता है, तो उस समय बुद्धिज़्म का जो है प्रभाव काफ़ी बढ़ जाता है और ये जो है ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय देता है। तो देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो शुंग वंश की स्थापना की। अब इसमें देखिए कुल 10 शासक हुए, टोटल 10 शासक हुए और इन्होंने 112 वर्ष तक शासन किया। मैं आपको 10 शासक के बारे में नहीं बताऊंगा, बस जो ज़रूरी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो इसके संस्थापक को आप देख लीजिए, पुष्यमित्र शुंग रहता है। अंतिम शासक इसका देवभूति रहता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। और पुष्यमित्र शुंग के जो राजगुरु रहते हैं वो पतंजलि रहते हैं और इसकी उपाधि जो है वो सेनानी की थी। अब इसके बाद इसमें एक प्रमुख शासक रहता है भागभद्र, जो शुंग वंश का नवा शासक रहता है भागभद्र। और उसी के टाइम जो है आप देखते हैं कि एंटिलिकिट्स का जो राजदूत रहता है हेलियोडोरस, वो आता है कहाँ, विदिशा में, और एक विष्णु स्तंभ की स्थापना करता है। वो मैं जब इसका सांस्कृतिक पार्ट पढ़ाऊँगा तब मैं आपको वहाँ बता दूँगा, बस इतना आप जान लीजिए। तो आपको मेन चीज़ें याद रखनी है, कौन संस्थापक है, अंतिम शासक कौन है, इसकी उपाधि और राजगुरु पतंजलि। अब इसके बाद देखिए, जो शुंग वंश रहता है, इसके बाद जो वंश स्थापित होता है वो है कर्ण वंश। और कर्ण वंश का जो शासक रहता है वासुदेव, वो पुष्यभूति जो यानी कि शुंग वंश का अंतिम शासक रहता है, उसकी हत्या करके फिर कर्ण वंश स्थापित होता है। यानी इन लोगों ने हत्या की मौर्यों की और वासुदेव ने हत्या की शुंग शासक, अंतिम शुंग शासक देवभूति की। अब आप देखिए कि जो कर्ण वंश रहता है इसमें मुख्य रूप से 4 शासक हैं और परीक्षा में सीधे इन चारों शासकों को क्रम से आपसे पूछ लिया जाता है, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं बनता। और आप देखेंगे कि हर जगह यही प्रश्न रिपीट होता है, तो आप ध्यान से बस इनके क्रम को देख लीजिए। तो कर्ण वंश का जो पहला शासक है देखिए वो वासुदेव रहता है, दूसरा शासक भूमिमित्र, तीसरा नारायण और सुशर्मा अंतिम शासक कर्ण वंश का। तो आप इनके क्रम को याद करिए, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा, बस इसको क्रम से याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर्ण वंश में पूछा जाता है। और ये अगर आपको याद है तो आपके क्वेश्चन जो है नहीं गलत होंगे। अब देखिए, जो सुशर्मा रहता है इसकी हत्या करके सिमुक जो है सातवाहन वंश की स्थापना करता है। तो ये तीनों क्रम से हत्या करके फिर वंश स्थापित करते हैं, ये ध्यान आप रखिएगा। और प्राचीन काल में इस तरह की चीज़ें बहुत आम रहती हैं कि नहीं, एक वंश का जो शासक रहता है, जो दूसरा उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी होता है, उसको मार के अपने वंश की स्थापना करता है। तो सातवाहन वंश आता है कर्ण वंश के बाद, और इसका संस्थापक याद रखिए सिमुक है। अब सातवाहन में भी देखिए बहुत सारे शासक हैं और हमें लगता है कि
हम लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है हमने उसको लिखा है। तो सिमू का आप देख लीजिए और इसके अंतिम शासक को याद करिए, ये रहता है पुलवामी चतुर्थ। और सबसे प्रसिद्ध जो शासक इसका रहता है वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। और हमें अक्सर परीक्षा में इसी से प्रश्न बनते हैं और इसी से प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब इससे ज़रूरी चीज़ें देख लीजिए, इसकी उपाधि रहती है एका ब्राह्मण। नासिक अभिलेख में इसे कहा गया रहता है। इसकी माता गौतमीपुत्र बलसी का एक नासिक अभिलेख है, उसमें इसे एका ब्राह्मण कहा गया है। और इसकी दूसरी उपाधि जो है आगम निलय की है। तो ये 2 मेन उपाधियाँ आप याद रखिए, इसके अलावा बहुत प्रश्न इससे नहीं बनेंगे। अब एक शासक देखिए जो गौतमीपुत्र सातकर्णी से पहले होता है इसी सातवाहन वंश में, वो रहता है हाल। और इसकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है गाथा सप्तशती, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है बस। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ये दोनों चीज़ें हैं। अब इसके बाद इसी क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत में, सातवाहनों के बाद आता है एक वंश इक्ष्वाकु वंश। इसको याद रखिए, इसका संस्थापक श्री शांतमूल रहता है। इनकी राजधानी जो है नागार्जुन कोंडा रहती है। और इन्हें पुराणों में श्री पर्वतक का शासक कहा गया है। और ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया। और ये जो रहते हैं, इनके जो शासक रहते हैं, ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी रहते हैं। और इनकी जो पत्नियां रहती हैं वो बौद्ध धर्म की अनुयायी रहती हैं। इससे ज़्यादा आप इसको नहीं जानना। अब इसके बाद जो चौथा वंश हमारा है स्थानीय वंश में, वो है चेदी वंश। और इसका संस्थापक रहता है महामेघवाहन। और महामेघवाहन के बाद जो इसका पौत्र होता है वो होता है खारवेल। सबसे प्रमुख शासक चेदी वंश का अगर आपसे पूछा जाए तो खारवेल है। और इनका शासन जो है वो उड़ीसा में रहता है, याद रखिएगा, कलिंग नरेश खारवेल रहता है। और इसका सबसे प्रसिद्ध लेख है हाथी गुम्फा। आप बस इसको ये याद रखिए। और इस एकमात्र लेख है जिससे हम खारवेल के बारे में जानते हैं। अगर ये हाथी गुम्फा लेख नहीं होता तो हमें खारवेल नाम का शासक नहीं पता चलता प्राचीन भारत में। और इसमें जो है इसके जीवन के 13 वर्षों का विवरण दिया गया। उतना डीप हमें नहीं जाना है, बस ये याद रखिए, खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख और चेदी वंश का ये शासक रहता है। अब ये हमारे हो गए आपके स्थानीय वंश, यानी मौर्योत्तर काल में जो स्थानीय वंश थे वो ये हो गए। अब इनके बाद जो हम देखेंगे राजनीतिक इतिहास, वो हम देखेंगे विदेशी वंश का। इसी समय विदेशी आक्रमण होता है भारत पे। और यहाँ पर भी देखिए 4 प्रमुख वंश रहते हैं और उनके राजनीतिक इतिहास को हम देख लेते हैं बहुत मोटे मोटे तौर पर। तो जो पहला वंश रहता है आक्रमणकारियों का या विदेशी शासकों का, वो है इंडो ग्रीक, या इनको हम कहते हैं हिंद यवन शासक। ये यवन के रहते हैं, यूनान के, इसलिए हिंद यवन कहते हैं। अब इसमें देखिए 2 कुल होते हैं हिंद यवन में। पहला कुल जो है वो डिमेट्रियस का होता है और दूसरा यूक्रेटाइडीज का है। अब आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतने मोटी मोटी बातें याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इस डेमेट्रियस कुल का सबसे प्रसिद्ध शासक जो रहता है, बस उसको आप देखिए, ये है मिनांडर। और मिलिंद पन्नु एक ग्रंथ की चर्चा मैंने आपसे की थी, नागसेन एक बौद्ध भिक्षु है। तो इसी मिलिंद पन्नु में मिनांडर और नागसेन का वार्तालाप है, इसलिए इसको मैंने आपको बता दिया है। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ बहुत ज़रूरी नहीं है। और मिनांडर जो है बहुत बड़े क्षेत्र पे भारत के अपना अधिकार जमा पाता है। अब इंडो ग्रीक के बाद जो है दूसरा वंश जो है वो है शक का। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जिस क्रम में मैंने लिखा है इनको, इसी क्रम में इनकी स्थापना होती है। तो कई बार पूछ देता है विदेशी आक्रमणकारियों के स्थापना वर्ष को या स्थापना क्रम को। तो आपको याद रखना है कि पहले आएंगे इंडो ग्रीक, फिर आएंगे शक, फिर तीसरे नंबर पे पल्लव या पर्थियन और चौथे नंबर पे कुषाण। तो आप इनके क्रम को भी याद रखिए कि आपसे हो सकता है सीरीज में मिलाने के लिए पूछ दें, तो ये आप याद रखिए। फिर इंडो ग्रीक के बाद हम देखेंगे शक वंश को। तो शकों में देखिए मूल रूप से 2 ब्रांचेज रहती हैं भारत में। एक को हम जानते हैं उत्तरी क्षत्रप और दूसरे हैं पश्चिमी क्षत्रप। अब उत्तरी क्षत्रपों की भी 2 ब्रांच है। एक ब्रांच इनकी यानी एक शाखा है तक्षशिला में और दूसरी शाखा इनकी स्थापित होती है मथुरा में। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया। अब जो इनकी दूसरी शाखा है पश्चिमी क्षत्रप की, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इनकी भी 2 ब्रांचेज हैं, जिसमें एक पहली शाखा जो है वो नासिक की है। और ये देखिए इसमें एक प्रसिद्ध शासक रहता है नहपान, और ये छहरात वंश का रहता है। शक, सारे लोग शक ही हैं, बस इनके ब्रांचेज अलग अलग। फिर दूसरी जो शाखा रहती है पश्चिमी क्षत्रप में, वो है उज्जैन की, और इसका सबसे प्रसिद्ध शासक रहता है रुद्रदामन, और ये कार्दमक वंश का है। और हम देखते हैं कि रुद्रदामन से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर आते हैं तो इसी से हमारे एग्जाम में बनते हैं, या वनडे एग्जाम में या किसी तरह के एग्जाम में बनते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग रुद्रदामन के बारे में जान लेते हैं। तो रुद्रदामन को जानने का हम देखते हैं एक सबसे प्रमुख स्रोत जो है
वो है इसका गिरनार अभिलेख। गिरनार जो है जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, वहाँ से इसका एक लेख पाया गया है और इस लेख में ही हमें जो है रुद्रदामन से संबंधित विवरण मिलते हैं। और हम जानते हैं कि गिरनार लेख में विवरण है कि यहाँ एक झील रहती है, सुदर्शन झील। इसका निर्माण मौर्य शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कराया जाता है और इसके समय आके उस झील में जो है दरार पड़ जाती है, तो रुद्रदामन जो है बिना जनता से कर लिए जो है अपने पैसे से उस झील का जीर्णोद्धार कराता है। और इसका जो इस समय प्रांतपति रहता है वो रहता है सुविशाख। तो आपको ये याद रखना है। और आपको याद रखना है कि जो गिरनार अभिलेख है वो विशुद्ध संस्कृत का प्रथम लेख है। भारत में प्राप्त विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ पहला लेख जो है वो ये गिरनार अभिलेख ही। और ये देखिए शक शासक रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका अंतिम शासक जो रहता है वो रुद्र सिंह तृतीय रहता है। ये भी अक्सर पूछा जाता है अंतिम शासक, तो आपको इसे भी याद रखना है कि रुद्र सिंह तृतीय इसका अंतिम शासक रहता है। अब इसके बाद जो तीसरा वंश है शक के बाद, वो है देखिए पहलव वंश। पहलव या पर्थियन, ये मूल रूप से ईरानी लोग रहते हैं, फारसी। पहलव या पर्थियन, इसका जो सबसे प्रमुख शासक है उसको हमें याद रखना है, वो है गोंडोफर्नीज। और गोंडोफर्नीज का एक लेख पाया जाता है तख्तेबाई लेख, तख्तेबाई। और इस तख्तेबाई लेख में इसे गुदूहर कहा गया है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। और इसी गोंडोफर्नीज के टाइम में सेंट साइमन, एक ईसाई संत रहते हैं सेंट साइमन, वो भारत में आते हैं और इसकी जो राजधानी रहती है वो तक्षशिला रहती है। तो बस पहलव या पर्थियन में आपको बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना। बहुत डीप में जाने का कोई मतलब नहीं है ना, वो फिर स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। अब आपने देख लिया इंडो ग्रीक, शक, पहलव। अब इसके बाद जो चौथा हमारा वंश है विदेशियों का, वो है कुषाण वंश। तो कुषाण जो है यूचियों की एक शाखा रहते हैं। यूची एक जनजाति है जो चीन से आई हुई होती है। अब उसी यूचियों की एक शाखा है कुषाण, आपको बस इतना ही जानना है। और कुषाण में देखिए कुछ प्रमुख राजा है, मैंने उनके क्रम को लिख दिया और जो सबसे प्रमुख राजा है उसके विवरण को मैंने लिख दिया। तो सबसे पहला इसका जो प्रमुख शासक है वो है कुजुल कैटफिशस, ये आपको याद रखना है। कुजुल कैटफिशस के बाद दूसरा शासक है विमटक्टो। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार हमसे ये सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि कनिष्क का यानी दादा वो कौन था। तो हम लोग कन्फ्यूजन में विम कैटफिशस या फिर कुजुल कैटफिशस को मार देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर कनिष्क के दादा को पूछा जाए तो वो विमटक्टो होगा। इसके बाद विम का लड़का, विमटक्टो का लड़का रहता है विम कैटफिशस, और विम कैटफिशस का जो लड़का है वो रहता है कनिष्क। तो हमें इसके क्रम को याद रखना है कि सबसे पहले शासक कुषाणों में कुजुल कैटफिशस, फिर विमटक्टो के बाद विम कैटफिशस और फिर कनिष्क। तो आप इसका भी क्रम याद रखिए, जैसे मैंने यहाँ कर्ण वंश में आपसे कहा था क्रम याद रखने के लिए। तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक रहता है। और हम देखते हैं कि कनिष्क के टाइम में आप ये देखिए कि नहीं, यहाँ पहली बार जो है रेशम मार्ग पे भी हमारा कब्जा होता है। रेशम मार्ग के एक हिस्से पे कनिष्क का कब्जा रहता है। और 78 ईस्वी में कनिष्क ने एक संवत चलाया है, उसका नाम है शक संवत। तो इसको भी आप याद रखिए कि शक संवत 78 ईस्वी कनिष्क द्वारा चलाया गया है। और हम जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति हुई थी उसको मैंने अभी पीछे के वीडियो में आपको बता दिया है कि कुंडल वन कश्मीर में जो है इसी कनिष्क के समय हुई थी और वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। और कनिष्क जो है चीन पर भी इसने हमला किया होता है। और इसका एक स्टेटमेंट है बड़ा प्रसिद्ध है कि मैंने उत्तर के क्षेत्र को छोड़कर समस्त क्षेत्रों को जीत लिया। तो ये चीन पे हमला करता है, पहले ये सफल नहीं होता है। चीन का शासक रहता है पांचाओ, उसकी लड़की से शादी करना चाहता है लेकिन पहले हमले में सफल नहीं होता है, लेकिन बाद में जो है कनिष्क पांचाओं को हराता है और उसकी लड़की से शादी कर लेता है। तो और ये बौद्ध धर्म को मानने वाला रहता है, कनिष्क बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध रहता है। अब इनसे संबंधित जो कुछ भी आर्ट, क्वाइंस, कल्चर या आर्किटेक्चर है वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने इनके राजनीतिक इतिहास को बताया, कौन सा वंश है, कौन से प्रमुख शासक हैं, शासकों का क्या क्रम है। प्रीलिम्स के लेवल पर देखिए यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, फैक्चुअल हैं, ये आपको याद रखनी है। तो जितना हो सकता था मैंने आपको बता दिया और कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत डीप जाके मैंने चीज़ों को नहीं बताया। एक मोटे मोटे आउटलाइन को मैंने यहाँ रखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ इसमें आता भी है। और इनका जो कल्चरल पार्ट है वो मैं आपसे कल डिस्कस करूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।